नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखो, आज की जो हमारी क्लास है बहुत मायने में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन। ठीक है। एनवायरमेंट मूवमेंट्स के बारे में आज चर्चा होगी। याद रखना, क्लास बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। बहुत सारे सोर्सेज खंगालने पड़े हैं। हालांकि गूगल पर जब हम सर्च करते हैं ना, तो इनको लेकर बहुत सारा कंटेंट आपके सामने आ भी जाएगा, लेकिन उसको सारगर्भित तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड रूप में तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। चलो शाह, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है और यहाँ से एक ना एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम विश्नोई आंदोलन की चर्चा करते हैं और भारत के इतिहास में पर्यावरण को लेकर जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था वो था विश्नोई आंदोलन। ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है जोधपुर, और जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है हेजड़ली, है ना। होता यूं है, 12 सितंबर 1730 को, इसकी मैं थोड़ी सी भूमिका बना देता हूं। 12 सितंबर 1730 को उस समय जोधपुर का एक महाराजा था और उस महाराजा का नाम था मिस्टर अभय सिंह। अभय सिंह साहब महल बनवाना चाहते थे। ठीक है ना। और महल के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, और जैसी उनको लकड़ियां चाहिए थी, भाई आखिर सीधी सपाट लकड़ियां हो, बड़ी बड़ी तने वाली लकड़ियां हो तो काम व्यवस्थित तरीके से हो सकता है। तो जैसी लकड़ियां चाहिए थी ना, वैसी लकड़ियों के पेड़ खेजड़ली गांव में थे। तो राजा के सैनिकों ने राजा से कहा कि महाराज, हमें महल के निर्माण में जैसी लकड़ियां चाहिए वो खेजड़ली गांव में है। राजा ने कहा कि ठीक है, संपूर्ण राज्य अपना ही है, तुम जाकर पेड़ों को काट लाओ। तो 12 सितंबर 1730 को राजा के सैनिक अभय सिंह के हिजड़ली गांव में पहुंच गए और बिना गांव की परमिशन के, मेनली वो विष्णुइयों का गांव था, और बिना गांव वालों की परमिशन से उन्होंने पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। अब भाई साहब, लोगों को पता चला, वहां पर एक बहुत बहादुर महिला थी जिनका नाम था माँ अमृता देवी। माँ अमृता देवी, और ध्यान रखना उसकी 3 बेटियां। उनकी एक बेटी का नाम था आसू, दूसरी बेटी का नाम था रत्नी, और तीसरी बेटी का नाम था भागू। उन्होंने पहल करते हुए वो पेड़ों के चिपक गई, और मिस्टर अभय सिंह के सैनिक बड़े क्रूर थे, तीनों बेटियों को मार दिया और माँ अमृता देवी को भी मौत के घाट उतार दिया। ये देखा देखी और दूसरे गांव वाले हैं वो भी क्या हो गए, पेड़ों के चिपक गए। इस तरीके से एक एक करके लगभग 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत विध्वंसकारी घटना थी, बहुत दर्दनाक घटना थी। 363 एक गांव के लोगों को मारना, वो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। जब हम सुनते हैं ना, कितने साल हो गए, लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले की घटना हो गई, जब हम माँ अमृता देवी के बलिदान को सुनते हैं तो आज भी वो तकलीफ हमारे मन में पैदा हो जाती है, हमारा खून है ना वो खोल जाता है। तो ये पहला आंदोलन था जो कहाँ पे हुआ था, हिजड़ली जोधपुर में हुआ था। ठीक है ना। अमृता देवी जब सैनिक पेड़ों को काट रहे थे तो अमृता देवी ने एक उद्घोष कहा था। उनके मुंह से एक नारा निकला था और उसका नाम था, सिर साटे रुख रहे तो मैं भी सस्तो जान। यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर एक पेड़ को भी बचाया जा सकता है ना, तो वो भी हमें स्वीकार है। एक पेड़ के बदले अगर एक आदमी को भी मार देंगे तब भी हम क्या करेंगे, पेड़ों को बचाएंगे। तो इस तरीके का ये पहला पर्यावरणीय आंदोलन था। और ध्यान रखना, हर साल
भाद्रपद की शुक्ल पक्षमी की दशमी को खेजड़ली गांव में शहीद मेला भरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल शुक्ल पक्ष भाद्रपद की शुक्ल दशमी को क्या भरता है? शहीद मेला भरता है। मेनली विष्णोई समुदाय है जिनके द्वारा इस तरीके का आयोजन किया जाता है, और मां अमृता देवी भी क्या थी? विष्णोई थी। 20+9, ठीक है। 20+9 इनके कुछ एक सिद्धांत हैं, ये इन सिद्धांतों पर काम करते हैं। और इनके गुरु हुए थे महाराज जंबेश्वर जी, जिन्हें जंबो जी महाराज बोला जाता है। उनके द्वारा इस तरीके की प्रेरणा दी गई थी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी प्रमुख मुद्दा था। आपको पता होना चाहिए 1998 की बात है, 1998 की एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, और उस फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। उस फिल्म में हीरो एक तो मिस्टर सलमान खान था, एक सैफ अली खान थे, एक तब्बू जी थी, मेरी फेवरेट हीरोइन है तब्बू, एक शोलानी बेंद्रे थी, और एक नीलम थी, ठीक है ना। ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और दूसरे मेंबर थे। तो ऐसा माना जाता है कि वहां के किसी व्यक्ति ने मिस्टर सलमान खान को शिकार करने के लिए आमंत्रण दिया था। सलमान खान शिकार करने के लिए जाते हैं और वो काले हिरणों का शिकार कर देते हैं। वो केस अभी भी चल रहा है। सलमान खान है ना, जिसने एडी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा लिया, हवा टाइट कर दी विष्णोइयों ने सलमान खान की, ठीक है ना। ये लोग इतने पशु प्रेमी होते हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, अखबारों में फोटो भी प्रकाशित होती है। विष्णोई समाज की महिलाएं जो अपने स्तनों में, एक तरफ स्तन में उनका बच्चा दूध पीता है और एक तरफ काले हिरण या हिरण के बच्चे दूध पीते हैं। कितना प्रकृति प्रेम है उन लोगों का, है ना। तभी तो हम लॉरेंस बिश्नोई का जो 36 का आंकड़ा है ना सलमान खान के साथ, वो यही है कि सलमान खान या तो खेजड़ली गांव में जो उनका धार्मिक स्थान है वहां पे आके माफी मांगे। अब सलमान खान भी एटीट्यूड में कि मैं माफी क्यों मांगू जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो उसके अपराध को स्वीकार ही नहीं कर रहा। तभी तो लॉरेंस, बार बार इस तरीके की खबरें मीडिया में आती है कि लॉरेंस सलमान खान को मारना चाहता है, ठीक है ना। हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। तो हमारा जो पहला आंदोलन है पर्यावरण का, वो विष्णोई आंदोलन है, जिसकी लीडरशिप माता अमृता देवी विष्णोई ने की थी। अगर हम दिनांक की चर्चा करें 12 सितंबर 1730, जगह की चर्चा करें खेजड़ली जो जोधपुर में है, ठीक है ना। ये इनका उद्घोष था, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्त जान, ठीक है। 363 लोगों ने क्या किया था? इसमें बलिदान दिया था। और हर साल भादवे की शुक्ल पक्ष की दशमी को खेजड़ली गांव में शहीद मेला भरता है। विष्णोई समुदाय जो जंबोश्वर जी महाराज से क्या है? प्रेरित है। 20+9 इनके 29 प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है। अब देखो साहब, अगला जो आंदोलन आता है ना, उसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। और चिपको आंदोलन भाई साहब घटित हुआ था 1973 में, 1973 में। और अभी तो जो चिपको आंदोलन का जो जगह है यानी चमोली जिला, वो उत्तराखंड में है, लेकिन उस समय वो यूपी में हुआ करता है, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। यहां पर भी यही था कि सरकार ने यह आदेश दिया कि आप पेड़ों की कटाई है जो प्रारंभ कर दीजिए। तो लोगों ने भी क्या किया? उसका विरोध किया था। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो चिपको आंदोलन है वो विष्णुई आंदोलन से प्रेरित था। मेन बात यह है कि उसमें मां अमृता देवी प्रमुख व्यक्ति थी, और यहां पर मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दो। सूची 1 में आंदोलन दे देंगे, सूची 2 में व्यक्ति दे देंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक जो प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अहम रोल अदा किया था, मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। जिसके बाद में दूसरे व्यक्ति थे गोविंद सिंह रावत। फिर अगले व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट। और फिर एक महिला थी जिनका नाम था गोरा देवी, ठीक है ना। क्यों हुआ था यह आंदोलन? एक तो इन्होंने क्या किया था? वनों की कटाई के विरोध के लिए यह आंदोलन किया। जो पहला मुद्दा था कि सरकार वनों की कटाई कर रही थी,
स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना। इन लोगों की मांग थी कि भारी लोगों का जो हस्तक्षेप हो रहा है ना, वो कम किया जाए। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो हमारे अपने ही लोगों का होना चाहिए। ठीक है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, व्यापारिक हितों को चुनौती देना। व्यापार इत्यादि के लाभ के लिए या निजी स्वार्थ के लिए वनों की कटाई की जा रही थी, तो इन सब के विरोध के लिए भी आंदोलन किया था, है ना। जंगल और मानव कल्याण के संबंधों को बढ़ावा देना, ये बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर क्या हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। और होता यूं है कि सरकार ने एक कंपनी को खेल सामग्री बनाने के लिए पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी, और वो कंपनी एक एक तरीके से खेल सामग्री बनाती थी, खेलों के इंस्ट्रूमेंट बनाती थी। तो उन्होंने सरकार से कहा कि हमें इस तरीके के पेड़ों की आवश्यकता है, क्या हम पेड़ काट सकते हैं? सरकार ने कहा कि ठीक है ना। तो इसके खिलाफ भी क्या था, ये आंदोलन था। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है ना। चिपको का मतलब होता है आलिंगन यानी गले लगाना। 26 मार्च 1974 एक गांव है चमोली जिले का, और उस गांव का नाम है रैणी। ठीक है। और ये एक इत्तेफाक है कि रैणी हमारे यहाँ तहसील भी है। मेरी खुद की तहसील है, ये हमारे राजस्थान अलवर जिले में भी है रैणी, और ये उत्तराखंड में भी है। तो 26 मार्च 1974 को चमोली जिले के रैणी गांव में जो ठेकेदार था उसने मजदूरों को पेड़ काटने के लिए भेज दिया। तो वहां की महिलाओं ने क्या किया, इसका विरोध किया। और जो महिलाएं थी विरोध करने वाली, जिन्होंने इसका लीडरशिप यानी नेतृत्व किया था, उनका नाम था गोरा देवी। ठीक है ना। चलो इस आंदोलन की मैं प्रमुख बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये आंदोलन कहाँ घटित हुआ था, 1973 चमोली उत्तराखंड में। ठीक है। इससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी। क्यों किया गया था? वनों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। ठीक है ना। और चिपको का मतलब होता है आलिंगन यानी गले लगाना। वो पेड़ों के चिपक गए। रैणी गांव में जैसे ही मजदूर आए पेड़ काटने के लिए, तो गोरा देवी के नेतृत्व में दूसरी 27 महिलाएं हैं वो भी चिपक गई। ठीक है ना। और ये जो था ना विश्नोई आंदोलन, इससे ये प्रेरित था। और फाइनली 1980 में 15 साल का वन कटाई प्रतिबंध लागू हुआ। 73 में तो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, और वहां की सरकार ने 1980 में ये प्रस्ताव पारित किया कि आने वाले 15 सालों तक किसी भी तरीके की कोई योजना के तहत पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। ठीक है। दो आंदोलन हो गए। फिर जिसके बाद में एक ये जो तीसरा आंदोलन है, जिसे हम साइलेंट वैली मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। साइलेंट वैली मूवमेंट, ध्यान रखना केरल में एक जिला है और उस जिले का नाम है पलक्कड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आंदोलन हुआ था केरल के पलक्कड़ जिले में। वहां पर एक वैली है, एक घाटी है, या एक प्राकृतिक स्थान है। उस प्राकृतिक स्थान को हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कश्मीर में गुलबर्ग हो गया, वो भी एक प्राकृतिक स्थान है। उसी तरीके से साइलेंट वैली भी क्या था, एक तरीके का प्राकृतिक स्थान था। हरा भरा था, पेड़ पौधे खूब थे। और वहां पर क्या होता है कि 1973 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड वो एक प्रस्ताव लेकर आता है, और प्रस्ताव ये था कि जो साइलेंट वैली है ना, साइलेंट वैली से होकर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है कुंती पूंजा। उन्होंने कहा कि कुंती पूंजा पर हम एक बांध बनाएंगे, और ये बांध इसलिए बनाया जाएगा कि इससे बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है। तो लोगों का विरोध था इसको लेकर कि भाई ऐसे तो हमारी ये साइलेंट वैली है, ये नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए ये आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्ति थे, एम के प्रसाद, सुक्था कुमारी और डॉक्टर सलीम अली। ध्यान रखना ये बहुत, जैसे चंडी प्रसाद हो गया, बहुगुणा हो गया, गोरा देवी हो गया, ये चिपको आंदोलन से है। माँ अमृता देवी है, वो राजस्थान के विश्नोई आंदोलन से है। उसी तरीके से ध्यान रखना एम के प्रसाद, सुक्था कुमारी और डॉक्टर सलीम अली, ये साइलेंट वैली आंदोलन से है। ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या होता है। मतलब सरकार ने ये तर्क दिया, साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लेकर आई थी केरल सरकार। उसने कहा कि अगर हम ये कुंता पूंजी नदी पर बांध बना देंगे ना, तो 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
4 यूनिट लगेंगी, आपको बिजली मिलेगी, जिसके बाद में राज्य की जो बिजली आपूर्ति है वो बड़ी आसानी से की जा सकती है। और वहां पर 2 जिले हैं, मल्लापुरम और पालघाट, उनको सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी ये कुंती पुंजा नदी पर बांध बनाने से, और नए नए रोजगार है उनका क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। लेकिन फिर लोगों का तर्क था कि भाई साहब जो आप बांध बनाओगे ना, इससे जो निचली घाटी है, ये निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, और जो आप नुकसान बता रहे हो ना, 10% आप कम नुकसान बता रहे हो। तो मतलब जो संरक्षणवादी थे, जो विरोध करने वादी थे, उनको इस बात को लेकर क्या थी, आपत्ति थी। ठीक है ना, आपत्ति ये थी कि जब बांध बनेगा तो लंबे समय तक काम चलेगा, काम चलेगा तो अनावश्यक लोगों की हस्तक्षेप वाली प्रवृत्ति रहेगी, बाहर बाहर से लोग अंदर आएंगे, साइलेंट वैली में आएंगे, साइलेंट वैली में आएंगे तो अवैध तरीके से लकड़ियों की कटाई होगी, लोग क्या करेंगे, पशुओं को चराएंगे, अवैध तरीके से शिकार होगा, अवैध तरीके से आक्रमण होगा, इस तरीके से तो ये साइलेंट वैली की सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। तो फाइनली ध्यान रखना, 1984 ने 1984 में भारत सरकार ने साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। अब जब कोई राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाता है तो इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होती है, और ये जो प्रस्तावित बांध परियोजना थी उसको वहीं पे समाप्त कर दिया गया। आ गया समझ में? देखो कुछ भी आप पढ़ो ना, उसको एक कहानी के तौर पर पढ़ो, तब तो वो चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएंगी। एक बार मैं फिर बता देता हूं, केरल एक राज्य है हमारे देश में, दक्षिण भारत का, और समाजशास्त्र को लेकर केरल से एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि नायर है ना, नायरों में जो संयुक्त परिवार प्रणाली है उसे हम तारवाड़ या थारवाड़ बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो नायर फैमिली होते हैं वो मात्र सत्तात्मक होती है। मुद्दा यह है कि केरल का एक जिला है जिसका नाम है पलक्कड़, पलक्कड़ में एक जगह है जिसे हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, सुंदर जगह है, घूमने फिरने की जगह है, उसमें से एक नदी बहती है जिसे हम कुंती पुंजा बोलते हैं। अब भाई साहब, केरल राज्य विद्युत बोर्ड एक प्रस्ताव लेकर आता है 1973 में कि हम कुंता पूंजी नदी पर एक बांध बनाएंगे, इससे बिजली का उत्पादन होगा, सिंचाई सुविधाएं भी मिलेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो लोगों को आपत्ति थी इस पर, वहां के लोकल लोगों को, कि ऐसे तो आप जो है ना साइलेंट वैली की सुंदरता है इसको खत्म कर दोगे, बाहरी लोगों की आवाजाही हो जाएगी, ये लोग अवैध अतिक्रमण करेंगे, शिकार करेंगे, मवेशियों को छोड़ेंगे, चराएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, जो निचले इलाके हैं वो पूरे पूरे जलमग्न हो जाएंगे। कभी ये बांध टूट गया तो भाई साहब सैकड़ों गांवों को क्या कर देगा, तबाह कर देगा। तो ये एक आंदोलन था, ठीक है, साइलेंट वैली को बचाने के लिए। फाइनली 1984 में भारत सरकार ने साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो आदमी है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला आदमी मिस्टर एम के प्रसाद हो गया, फिर शुक्ता कुमारी हो गया, और जिसके बाद में डॉक्टर सलीम अली हो गया। 3 आंदोलन हो गए। अब हम भाई साहब चौथे आंदोलन की चर्चा करते हैं। चौथा आंदोलन है टिहरी बांध विवाद। उत्तराखंड में एक जिला है टिहरी, और वहां पर एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित था, तो उसको लेकर भी आंदोलन किया था। और ये आंदोलन है ना 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ और ये आंदोलन चला था 2004 तक। ये बहुत बड़ी परियोजना है, टिहरी बांध बन गया है बांध। ठीक है, इस बांध को लेकर शुरू शुरू में आंदोलन किए थे, और आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन में एक चंडी प्रसाद भी थे और मैडम गोरा देवी भी थी। ठीक है ना, और ध्यान रखना 1986 से ये विरोध शुरू हुआ, और 1989 में जो सुंदरलाल बहुगुणा है ना, वो अपना गांव छोड़कर टिहरी आ गए और भागीरथ नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। मतलब ये पूरी तरीके से इस आंदोलन में क्या हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे। और ध्यान रखना, जैसा कि मैंने कहा कि 1980 से शुरू हुआ, 2004 तक चला। 1989 में मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा अपना गांव छोड़कर कहां गए, टिहरी आ गए, और 1995 में 45 दिनों तक इसने बांध के विरोध में उपवास भी किया था। ठीक है, अन्न जल सब त्याग दिया। उस समय पीवी नरसिंह राव हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसको आश्वासन दिया, उनका उपवास है वो तुड़वाया। ध्यान रखना, टिहरी बांध
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथ और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे 5वें नंबर का बांध है ये। एशिया का तो सबसे बड़ा है और विश्व का 5वें नंबर का है, जो भागीरथ और भिलंगना नदी पर बना है गढ़वाल क्षेत्र में। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बन गया है अब तो। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ना बांध का, ये था कि जल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए और पानी से बिजली का निर्माण किया जाए। इसकी जो स्वीकृति दी गई थी बांध की, वो योजना आयोग ने दी थी 1972 में, ठीक है। और 662 करोड़ यूनिट बिजली का क्या करेगा, ये उत्पादन करेगा। दिल्ली, यूपी वगैरह आसपास के राज्य, उनको बिजली मिलेगी। इस तरीके की योजनाएं थी इसको लेकर, बांध को लेकर। लेकिन ध्यान रखना, इससे दिक्कत ये थी कि भाई साहब 23 गांव तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे और 72 गांव है उन पर क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। और जो टिहरी बांध बनाया जाएगा ना, इस बांध से 85,600 लोग क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। मतलब उन लोगों को दूसरी जगह भेजना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस बांध को लेकर आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है ना। और लगभग 5200 हेक्टेयर भूमि है जो पानी के भेंट छंट जाएगी, जिसमें से 1600 हेक्टेयर तो ऐसी भूमि थी जिस पर कृषि होती थी। मतलब इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो बांध बनाया गया है ना, ये गहन भूकंप क्षेत्र में भी आता है, इसीलिए भी विरोध था। अगर रिएक्टर पैमाने 8 से ज्यादा अगर भूकंप आ जाएगा ना, तो ये बांध टूट जाएगा। टूटने से 23 गांव और 72 आंशिक गांव है जो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे मुद्दे थे, इनको लेकर भी क्या हुआ था, ये आंदोलन हुआ था। आ गया समझ में? एक बार मैं फिर बता दूं भाई साहब, ये जो टिहरी बांध प्रोजेक्ट है ना, ये टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में योजना आयोग ने क्या दी थी, इसकी स्वीकृति दी थी। ठीक है, हम इस तरीके का बांध बनाने जा रहे हैं भागीरथ और भिलंगना नदी में, गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में। फिर 1980 के दशक में इसका विरोध है जो प्रारंभ हो गया, और विरोध करने वाले जो सबसे अग्रणीय व्यक्ति थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक है ना। 1989 में वो अपना गांव छोड़कर टिहरी आ गए और 1995 में 45 दिन तक उन्होंने क्या किया था, उपवास किया। पीवी नरसिंह राव ने उनका उपवास तुड़वाया था। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्या है, ये बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो हाइट है ना, वो 260.5 मीटर है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे खतरे थे, इनको लेकर क्या किया, विरोध किया, है ना। मैं ना, आप सुंदरलाल बहुगुणा जी को याद रख लेना। फिर जिसके बाद में जो अगला आंदोलन है, वो भाई साहब अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई महिला है मेधा पाटेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक तरफ मेधा पाटेकर, है ना। ये भी था कि नर्मदा नदी पर 1985 के आसपास की बात है कि नर्मदा नदी पर बड़े बड़े बांधों के निर्माण और बाढ़ का सामना करने वाले 2.5 लाख से अधिक लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर विस्थापन हो जाएगा। नर्मदा सरकार की योजना थी कि हम नर्मदा नदी पर क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। अब जहां पे बांध, इतने बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो आसपास के गांव है ना, वो खाली करने पड़ते हैं, है ना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में जाती है, और फाइनली अरब सागर में वो गिर जाती है। मतलब उसका भाव क्षेत्र है ना, बहुत ज्यादा है। तो ये प्रस्ताव था कि नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध बनाएंगे, 135 बीच के मध्यम बांध बनाएंगे और 300 हम छोटे बांध बनाएंगे। तो कितने ज्यादा लोगों का विस्थापन होता, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का विस्थापन। तो इसके लिए विरोध किया था। प्रमुख परियोजनाएं थी कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाएंगे और नर्मदा सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में जो बन गए हैं, ठीक है। तो इसके लेकर क्या किया था, ये विरोध किया था। और विरोध करने वाली जो प्रमुख महिला थी वो मैडम मेधा पाटकर थी, ठीक है। फिर जिसके बाद में ध्यान रखना, ये खतरे थे कि इससे लगभग 245 गांव है ना, वो डूब जाएंगे। हाँ, मेधा पाटेकर के अलावा एक बाबा आमटे सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है, उनका सहयोग यहाँ पे भी मिला है। ये भी क्या थे, बाबा आमटे सुंदरलाल बहुगुणा जी भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। जिसके बाद में जो अगला आंदोलन आता है ना, उसे हम एपिको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एपी का आंदोलन। और ये एपी को आंदोलन हुआ था पश्चिम घाट, जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में आता है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो पांडुरंग हेगड़े साहब ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों किया गया था? कि वन सरकार वही वनों की कटाई कर रही थी। तो एपिको का मतलब होता है गले लगाना। जैसे विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, उसी तरीके पर यह है एपिको आंदोलन। ठीक है, कन्नड़ भाषा में एपिको को बोलते हैं गले लगाना। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था मिस्टर पांडुरंग हेगड़े ने। वही बात कि वनों को कटाई करना और जैव विविधता की रक्षा करना, जो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बिजनेस पॉलिसीज के तहत वनों को नष्ट कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ ये लड़ाई थी, एपिको आंदोलन, है ना। इस आंदोलन में महिला और पुरुषों ने 5 मील पैदल चलकर जंगल में गए और पेड़ों को गले लगाया। ठीक है, एक प्यार प्रकट किया। अगर आपका कभी अवसर मिले तो यूट्यूब पर राज संबंध का एक गांव है पिपलांत्री गांव, जिसका एक वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा है, शॉर्ट वीडियो। तो होता यूं है कि एक महिला की डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में। पिपलांत्री गांव वालों ने वो वीडियो बनाया है। तो महिला की डिलीवरी होती है और महिला बच्ची को जन्म देती है। तो डॉक्टर नहीं आती है बच्ची को लेकर उसके फादर के पास कि बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। तो वहीं एक व्यक्ति बड़ी चिंतनीय और पुकार मुद्रा में आता है और उस बच्ची को अपने हाथ में ले लेता है। और उनके हाथ में कुल्हाड़े, फावड़ी और भी औजार रहते हैं। तो ऐसा लगता है पहली बार देखने में कि ये लोग उस बच्ची को मार देंगे। वो व्यक्ति जो गांव का मुखिया होता है, चेहरे पर गंभीर भाव लेके बच्ची को लेकर आता है लोगों के पास। फिर उनमें से एक आदमी चुपके से एक पौधा निकालता है, छोटा सा पौधा निकालता है, बच्ची के पैरों को टच करता है और फिर वो कहता है कि हमारे यहाँ बेटी हुई है, इसका मतलब इन्होंने पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। बेटी के जन्म पर हम शोक नहीं बनाते, बल्कि बेटी के जन्म पर हम पेड़ लगाते हैं। ये पिपलांत्री गांव की एक घटना है। उस व्यक्ति का नाम मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूं। उसकी लड़की मर गई थी, इकलौती लड़की थी। तो फिर अपनी बेटी की याद में उन्होंने पेड़ लगाना प्रारंभ किया पिपलांत्री गांव में। ठीक है, आज ऐसा है कि बच्ची के जन्म पर कुछ नंबर्स में पेड़ लगाए जाते हैं, 150 पेड़ लगाते हैं। किसी जमाने में बहुत बंजर जमीन हुआ करती थी पिपलांत्री, आज बहुत हरा भरा है। विदेशों से जो पर्यावरणविद है ना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं पिपलांत्री गांव में आके। जो लड़कियों की याद में जो पेड़ लगाए जाते हैं, जब लड़कियां शादी के ब्याह के बाद में जो ससुराल चले जाती हैं, उन पेड़ों पे राखी बांधने के लिए आती हैं वो लड़कियां। मेरे एक साथी थे, एमफिल कर रहा था मैं, मिस्टर शेर सिंह कुरी। अब शेर सिंह कुरी सहायक प्रोफेसर बन गया, तो एमफिल का टॉपिक था ना शेर सिंह कुरी का, तो शेर सिंह कुरी का यही टॉपिक था पिपलांत्री गांव के ऊपर। एमफिल उन्होंने रिसर्च किया था इस पे। तो तब से मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला। मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, आप सर्च करना। कितना मतलब हम अनुभव करते हैं तो कितना कितना अच्छा फील करते हैं ना, कि वहां पे बहनें आएंगी और वो पेड़ों को भाई मानकर वो राखी बांधेंगी। पर्यावरण की दिशा में, ये संरक्षण की दिशा में कितना अच्छा विषय है। सर्च किया करो इसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पांडुरंग हेगड़े ने किया था और 38 दिन तक ये आंदोलन है ना वो चला। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, मेधा पाटेकर। ठीक है, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, और जिस चंडी प्रसाद है और गोरा देवी, है ना। और जिसके बाद में विष्णुई आंदोलन, मां अमृता देवी। आ गया समझ में? अब देखो साहब, अगले आंदोलन की तरफ जाते हैं। और फाइनली सरकार ने आदेश को वापस ले लिया और पांडुरंग हेगड़े साहब है ना, इनको सुंदरलाल बहुगुणा से क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। अब देखो आगे जो अगला हमारा मूवमेंट है वो है जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है ना, जंगल बचाओ आंदोलन ये 1982 में हुआ था और ये हुआ था बिहार के सिंहभूमि जिले में। आजकल तो जो सिंहभूमि जिला है ना, वो सिंहभूमि जिला अभी तो झारखंड में आता है। चल बता, सिंहभूमि से कौन ताल्लुकात रखता है? हैं? हाँ, सिंहभूमि हो
हो जनजाति तो है वहां के कुमार सुरेश सिंह, जिन्होंने सिंह भूमि का क्या अध्ययन, ये आरपीएससी सहायक प्रोफेसर में है, ये सिलेबस में है ये। हाँ, वो सिविल सर्वेंट अधिकारी थे जिनके पीपुल्स ऑफ इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी चेन चलती है। ठीक है, तो ये जो जंगल बचाओ आंदोलन है सिंह भूमि जिले में हुआ था, उस समय बिहार में था, अब ये कहाँ आता है, झारखंड में आता है। प्रमुख इससे व्यक्ति एक तो शैलेंद्र महातो, जिसके बाद में देवेंद्र मागी, है ना, ये आप व्यक्तियों को जरूर याद कर लेना, ठीक है ना, शैलेंद्र महातो और देवेंद्र मागी। भाई जब यह आंदोलन ये हुआ था सिंह भूमि में कि सरकार ने ये कहा कि ये जो आपके साल के वृक्ष है ना, एक साल का पेड़ होता है, आप देखना उसको गूगल करके, अब शाल वृक्ष को वो बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे वहां के लोग। जैसे राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, ऐसे साल वृक्ष उन लोगों की एक प्रेस्टीज था, प्रेस्टीज का मुद्दा था। जैसे हिंदू धर्म में गाय होती है, तो वैसे साल वृक्ष की वो पूजा करते थे। हमारे यहाँ पीपल की करते हैं, ऐसे आदिवासियों का गण चिन्ह रहा होगा, टोटम रहा होगा। तो सरकार ने कहा कि इन साल के वृक्षों को नष्ट कर दो और इनकी जगह टीका के वृक्ष लगाओ। टीका जानता है, सागवान। इनकी जगह आप क्या लगवाइए, सागवान लगवाइए, क्योंकि पता है सागवान का वृक्ष बहुत महंगा बिकता है और बड़े बड़े फर्नीचर वगैरह ये सागवान के बनते हैं। तो इसलिए सरकार का ये आदेश आया, तो लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम साल के वृक्षों को क्यों काटे, हम नहीं लगाने देंगे सागवान। तो इसीलिए विरोध किया था। ठीक है, और सरकार ने क्या किया कि सोचने पर मजबूर हो गई सरकार और फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है इसको रोक दिया गया। मेनली जो सरकार का डिसीजन था ना, वो वाणिज्य दृष्टिकोण से लिया गया था, बिजनेसमैनों को बढ़ावा देने के लिए। तो जंगल बचाओ आंदोलन है वो 1982 में हुआ था बिहार के सिंहभूमि जिले में, जो वर्तमान में झारखंड में। सिंहभूमि की हो जनजाति बहुत ज्यादा बहुतायत रूप में पाई जाती है। फिर जिसके बाद में ध्यान रखना, इस आंदोलन को लेकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की स्थापना हुई। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 अस्तित्व में आया और फिर आदिवासियों को संरक्षण दिया गया। ये जरूर याद कर लेना, शैलेंद्र महातो और देवेंद्र मांगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, और एक है बॉक्साइट खनन विरोध। ठीक है, बॉक्साइट एक धातु होती है, इसके खनन को लेकर विरोध हुआ था, ये उड़ीसा में चला था 1985। ठीक है, और दक्षिण ओडिशा का पूर्वी घाट है, वहां पर बॉक्साइट है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में था। तो सरकार ने निजी साइटों को नीलामी पे देना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम इस कंपनी को इस क्षेत्र की नीलामी करते हैं, वो यहां पर बॉक्साइट का खनन करेगी। तो लोगों को आपत्ति थी कि भाई ये हमारी स्थानीय धरोहर है, इस तरीके से तो आप जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नष्ट कर दोगे। तो गौंड जनजाति, भिंछल जनजाति, कंघा जनजाति, पोराजा जनजाति, कौंद जनजाति, है ना, इन सारे आदिवासी समुदाय ने क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, मेनली गंधमर्दन पहाड़ी और नियमगिरी पहाड़ी, वहां पर बॉक्साइट बहुतायत रूप से था, तो उसका भी विरोध किया। कहा कि ये हमारे संस्कृति की पहचान है, पहाड़ियां, जल, जंगल और जमीन, भाई आप इनको नष्ट कर दोगे तो हम कहां जाएंगे। और ये सत्य बात भी है। आदिवासियों के पास क्या है, बेचारों के पास जो जंगल में रहते हैं वो तो वहीं से खाते हैं, वहीं से कमाते हैं। आप लोग उनके क्षेत्र में बेवजह हस्तक्षेप करोगे, दखलंदाजी करोगे, तो मरता क्या नहीं करता, वो तो विरोध करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे भाई। फिर हम दोषारोपण करते हैं कि फलाने ऐसा, फलाना, अरे आप उनके क्षेत्र में जाते ही क्यों हो, वो लोग शांति से रह रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बॉक्साइट खनन विरोध आंदोलन था जो उड़ीसा में हुआ था 1985 में। ठीक है, फिर जिसके बाद में ये कुछ घटनाएं हैं, जैसे 2011 में 15,000 से ज्यादा लोग देवमाली पहाड़ी पर क्या हो गए, एकजुट हो गए, इन्होंने विरोध प्रदर्शन वगैरह किया था। ये प्रमुख जनजातियां हैं विरोध करने वाली, गौंड, बींझल, कंगा, है ना। फिर जिसके बाद में जो अगला आंदोलन है वो है भाई साहब पश्चिम घाट बचाओ मार्च। ठीक है, जैसे दांडी मार्च था ना, वैसे ही है ये पश्चिम घाट बचाओ, और ये कहां हुआ था, गोवा में। ठीक है, और होना ही है, गोवा एक मौज मस्ती की जगह मानी जाती है। वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो अश्लील असभ्य तरीके की हरकतें गोवा के बीच पर दिखाई देती है ना, आधे अधूरे कपड़े पहनकर मौज मस्ती कर रहे हैं। लोकल ट्राइबल को तो आपत्ति है। अब गोवा का जो बीच है, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े होटल बना लिए,
लेकिन भाई जिनकी ओरिजिनल जमीन थी उनको तो तुमने मार पीट के भगा दिया। कभी उन लोगों का सोचा है जिनकी ये सब हुआ करती थी? तो इन सब के लिए पश्चिम घाट बचाओ मार्च हुआ था। मार्च मतलब आंदोलन, जिसे हम सह्याद्री बचाओ मार्च के नाम से भी जानते हैं, है ना। और 1987 और 88 के बीच में ये घटित तो हुआ, गोवा में हुआ था। और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे कुमार कलानंद मणि और प्रोफेसर कैलाश चंद्र मल्होत्रा, है ना। मेनली पश्चिम घाट और उसके विध्वंस को रोकने के लिए इस तरीके का आंदोलन किए गए थे। फिर जिसके बाद में 160 से अधिक संगठन और हजारों व्यक्तियों ने 100 दिन तक इस मार्च में क्या लिया, भाग लिया। इससे जागरूकता आई, नियमों में बदलाव हुआ, सख्त नियम बने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया कि ठीक है आप लोग घूमने फिरने के लिए आ रहे हो, लेकिन भाई नुकसान तो मत करो, तोड़फोड़ तो मत करो। अनावश्यक रूप से तुम निर्माण कार्य कर रहे हो, इससे तो जंगल नष्ट हो जाएंगे और नो डाउट जंगल नष्ट हो जाएंगे। मेरे पास 2006 या 7 में मोबाइल आ गया था, मल्टीमीडिया मोबाइल, है ना। स्पाइस का मोबाइल था। और फिर उसके कुछ दिन बाद में मेरे पास नोकिया का 5233 मोबाइल आ गया, जो टच मोबाइल हुआ करता था, जिसकी फोटो बड़ी अल्टीमेट आया करती थी। अब हमारे गांव का पहाड़ था, मेरे घर के जस्ट सामने पहाड़ है। अगर कोई इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ा हुआ है तो मैं वहां पर फोटो वगैरह डालता रहता हूँ। हम बड़े बड़े फोटो लेते थे, घर में बैठे बैठे फोटो, आज भी शौक है मुझे। तो वो जो 5233 नोकिया का मोबाइल है ना, उसकी फोटो आज भी मेरे पास है। हम पहाड़ पे चले जाते तो खेतों की फोटो फोटो लेते। जब मैं उन फोटो को देखता हूं और आज मैं देखता हूं ना, भाई साहब आधे भी पेड़ नहीं रहे। सत्य बात है ये, ना तो पहाड़ पे पेड़ रहे। एक पल ऐसा हुआ करता था, पहाड़ के हमारे घर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है, ठीक है ना। हम जब घर से पहाड़ देखते थे, पहाड़ की चट्टानें दिखाई नहीं देती थी, पेड़ों ने पूरी तरीके से उनको आच्छादित कर रखा था, कवर्ड कर रखा था। आज पेड़ दिखाई नहीं देते, केवल पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं, चट्टानें दिखाई देती है। स्वार्थी मनुष्य जलाने के लिए, तुम्हारे बाप दादाओं ने लगाए ये पेड़। मेरा तो झगड़ा मेरे गांव वालों से यही रहता है। वहां पर गोबर के जो उपले नहीं होते, गाय भैंसों के गोबर के उपले, वहां पर वो लोग है ना जो थापते हैं, अपने जलाने की लकड़ियां वहां से लाते हैं। अनावश्यक कब्जे कर रखे हैं, दारू पीने वालों ने उनको अड्डा बना रखा है। मरो फिर भूखे, मरोगी तुम लोग। तो ये क्या है, ये आंदोलन था पश्चिम बचाओ आंदोलन, ठीक है। फिर जिसके बाद में, भाई अकेला आदमी है ना, कुछ नहीं कर सकता। अब मैं सत्य बता रहा हूं ईमानदारी से, ये जो अभी बारिश का जो गया है दौर, कम से कम मेरे द्वारा 60 से 70 पेड़ लगाए हुए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने रील्स वगैरह, गड्ढे खोदने की प्रोसेस, गार्डन तैयार करने की, बगीचा, सारा मैंने इंस्टाग्राम पे रील बना रखी है। मेरा ये हमेशा रहता है कि पर्यावरण नष्ट हो गया ना तो हम नष्ट हो जाएंगे, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। चलो, अगला एक जो मूवमेंट है, एक मिशन है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड हुआ था, है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त 2011 को ये रजिस्टर्ड हो गया। और जिसके बाद में नरेंद्र मोदी जी 14 में पीएम बन गए। अब गंगा हमारी माँ है, और खासकर जो हिंदूवादी विचारधारा है वो गंगा को और गाय को सहारा लेकर ही अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं ठीक है ना। तो मोदी जी ने जून 2014 में इसको, ये जो योजना थी ना केंद्र सरकार, इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में बदल दिया। मतलब तुरंत त्वरित तरीके से काम होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट है वो भी पास किया था। ये भी एक तरीके से पर्यावरण आंदोलन में ही आता है। मुद्दा ये था कि गंगा की साफ सफाई करनी, प्रदूषण की। अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार क्यों आई है? यमुना की वजह से आई है। केजरीवाल अब कर दूंगा सफाई, अब कर दूंगा, अब कर दूंगा, और फिर केजरीवाल चला गया। बीजेपी बनते ही जो मिसेज गुप्ता सीएम बनी है, मैडम गुप्ता, उन्होंने क्या किया कि तुरंत एक्शन ले लिया, मशीनें लगा दी यमुना में, और बेहतर दिखती है यमुना। वीडियो वगैरह देखा करो, ये रील्स वगैरह में इंटरेस्ट मत रखा करो, कुछ काम की चीजें भी देखा करो, ठीक है ना। आंदोलन का कारण यह था, गंगा को कचरा कर दिया, स्वेज लाइन, गंदगी। अभी कुंभ हुआ था, महाकुंभ, 12 144 सालों के बाद में ऐसा योग बना था, ग्रंथों में लिखा हुआ है।
तो इतनी सारी गंदगी, लोगों ने नालों का गंदा पानी, मतलब दुनिया भर की, गंगा की भी यही हालत, उसको सफाई करने के लिए ये किया गया था। ठीक है ना, मैनली प्रदूषण वगैरह है उसको किस तरीके से कम किया जाए, तो ये गंगा मिशन आंदोलन है ना। ये चीज तो मुझे भी पता है, मैं भी देख के गया हूं, कोई मर जाता है। अब गंगा के पास एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, कभी वीडियो देखना, रोज सैकड़ों चिताएं जलती है मणिकर्णिका घाट में, और ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पे जिसको जलाया जाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। अब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, लेकिन जिसने जीते जी बहुत बुरे कर्म किए, कभी एक पैसे का उसने धर्म का कार्य नहीं किया, अपने जीवन में अत्याचार और शोषण करते हुए उसको चाहे मणिकर्णिका घाट में चढ़ाओ, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके सामने जो जड़ाओ, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरीके से ये जो धार्मिकता है ना, ये भी कहीं ना कहीं इस पे विरोध खड़े होते हैं। डेड बॉडी को जड़ गई तो उसका आधा अधूरा शरीर है ना, कुछ जला, हाथ वाथ वीडियो मिल जाएंगे, उनको उठा के ऐसे फेंक रहे हैं। कईयों को तो जो लाश है, बिना जली लाश, उसको बहा रहे हैं उसमें, गंदा तो होना ही है। कोरोना काल में वीडियो वायरल हुए थे, ठीक है ना, मैं आरोप नहीं कर रहा किसी पे, भाई साहब जलाने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी, मिट्टी में दफना दिया गया, नदी के किनारे पानी में बहा दिया गया, कुत्ते नौच नौच कर खा रहे थे। इससे पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही। ठीक है, चलो फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, गंगा मिशन हो गया। एक है भाई साहब चिल्का बचाओ आंदोलन, है ना, और ये चिल्का बचाओ आंदोलन है ना, मैंने पूरे ही आंदोलन शामिल कर दिए, कुछ छोड़ा ही नहीं है। चिल्का बचाओ आंदोलन हुआ था 1991, पिछली बार नहीं बताए थे, 1991 में हुआ था। उड़ीसा में एक झील है और उसका नाम है चिल्का झील, ठीक है। अब चिल्का झील में एक मछली पाई जाती है जिसे हम झींगा मछली बोलते हैं, बताते हैं टेस्ट में भी अच्छी होती है। मैंने तो कभी शुरा सुंदरी शराब का सेवन नहीं किया है, जिंदा पीर जो औरंगजेब को खा जाता है, मदिरा वगैरह मैंने नहीं किया है, मांस और मछली जो भी बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चिल्का झील में झींगा मछली पाई जाती है और वो बड़ी टेस्टी होती है। तो व्यापारियों ने शोषण के उद्देश्य से चिल्का झील को कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया, उन मछलियों को कारोबार के रूप में काम में लेने लग गए। तो इसके लिए ये विरोध था। उत्कल यूनिवर्सिटी के छात्र मछुआरा एसोसिएशन, उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। और विरोध ये था कि चिल्का झील के 1400 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है ना, वो व्यापारिक विकास के लिए टाटा को दे दिए, उड़ीसा सरकार ने टाटा को दे दिया। ये विरोध था ये, है ना। तो इसीलिए भी भाई साहब मछुआरों का यार हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, हम तो चलो छोटे रोजगार के लिए मछली वछली का करते हैं, तुम तो इसमें बड़ा प्रोडक्शन ले रहे हो, भाई हम हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे, और टाटा को जमीन दे दी, है ना। तो इसके लिए भी ये विरोध था। फाइनली ये जो प्रस्ताव हुआ था, टाटा सरकार को जो पट्टा दिया गया था वो क्या किया करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। इसे हम चिल्का बचाओ आंदोलन कहते हैं, जो उड़ीसा में हुआ था 1991 में। फिर एक है बीज बचाओ आंदोलन, ये 1990 के आसपास हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी गढ़वाल क्षेत्र यानी हैवल घाटी में हुआ था। इससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति धूम सिंह नेगी, कुंवर प्रश्नो और विजय जरधारी साहब थे, गांधीवादी कार्यकर्ता थे, ठीक है ना। परंपरागत बीजों की विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए, कई ऐसे बीज प्रजाति हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए, है ना। मतलब सरकार तो ये कहती थी कि तुम ज्यादा पैदावार वाली खेती करो, विलुप्त से हमें कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि यार ये जो विलुप्ति हो जाएंगे तो फिर ऐसे तो हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए ये विरोध किया था, जिसे हम बीज बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चावल की लगभग 200 किस्म, राजमा की लगभग 150 किस्म और अन्य बीजों को लुप्त होने से बचाया गया। ये था साहब आपका बीज बचाओ आंदोलन। एक है ग्रीन पीस आंदोलन। ग्रीन पीस आंदोलन है ना, ये भी पर्यावरण से संबंधित ही है, ये भारत का नहीं है, ये 1971 में कनाडा से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसके अलग अलग संस्थान बने हुए हैं ग्रीन पीस के। भारत में ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है ना, वो बंगलुरु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और ये जो ग्रीन पीस आंदोलन था, इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर पैट्रिक मूर, बॉब हंटर, डेरेक मिशेल और ऑर्थर स्टील। ठीक है, ये भी पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर ही था। जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस जो गैसें उत्सर्जन हो रही है, इन्हें कैसे कम किया जाए, समुद्र और महासागरों में प्रदूषण है कैसे कम किया जाए, जैव विविधता की किस तरीके से रक्षा की जाए, जो परमाणु एनर्जी से जो खतरा पैदा हो रहे हैं, है ना, उन खतरे को कम किए जाए, इनके लिए ग्रीन पीस मूवमेंट अस्तित्व में आया। इसके प्रमुख अभियान थे कॉड, डिफॉरेस्टेशन और सौर ऊर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉड का ताल्लुकात किससे है। ये समुद्र को स्वच्छ रखने से संबंधित था कॉड, है ना। तो कॉड का जो संबंध है ना, वो ग्रीन पीस आंदोलन से है। ठीक है। डेफॉरेस्टेशन का ताल्लुकात ये भी ग्रीन पीस से है ना। इसकी प्रमुख उपलब्धियां 1980 के आसपास पश्चिम कनाडा में परमाणु परीक्षणों का विरोध किया और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। ये लो साहब, आपके जो प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है ना, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो मेन चीजें हैं ना, वो मैं बता देता हूं जो याद करनी है। सबसे पहले तो कोड का जो ताल्लुकात है वो ग्रीन पीस से है, ध्यान रखना। डिफॉरेस्टेशन का जो ताल्लुकात है वो किससे है, ग्रीन पीस से है। जिसके बाद में भारत में ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु में है, ये याद रख लेना। ग्रीन पीस की शुरुआत होती है 1971, कहाँ से होती है, कनाडा से। ग्रीन पीस के संस्थापक पैट्रिक मूर, बॉब हंटर, डेरेक मिशेल और ऑर्थर स्टील। बस इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में अगला निकल कर आता है बीज बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत होती है 1990 के आसपास से। कहाँ होती है, टिहरी गढ़वाल के हैवल घाटी से। धूम सिंह नेगी, कुंवर प्रसन्नु और विजय जरधारी, ये इससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति हैं। और क्यों था आंदोलन, जो लुप्त होते हुए बीजों को बचाना। बस ये इतना ही याद कर लेना, ठीक है। फिर जिसके बाद में अगला है चिल्का बचाओ आंदोलन। ये चिल्का झील के लिए था जो उड़ीसा में है। होता यो है कि उड़ीसा सरकार ने टाटा को जमीनें पट्टे पर दे दी, इसके विरोध में था ये, है ना। तो वहां के लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। मछुआरों ने किया, उत्कल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने किया। बस ये इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में गंगा स्वच्छ मिशन, वैसे तो 12 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना की गई और 2014 में मोदी सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ये हो गया। फिर जिसके बाद में पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन है, ये गोवा में हुआ था और 87-88 में वही पर्यावरण को लेकर था। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कुमार कलामंदी, कलानंद मणि और प्रोफेसर कैलाश चंद मल्होत्रा, ये इससे जुड़े हुए व्यक्ति है। बस यही इंपॉर्टेंट है। फिर जिसके बाद में बॉक्साइट खनन विरोध, ये उड़ीसा में हुआ था और ये खनन, अवैध खनन को लेकर क्या था, एक आंदोलन था। फिर जिसके बाद में एक ये है जंगल बचाओ आंदोलन, जो बिहार के सिंह भूमि में हुआ था, अभी जो झारखंड में है। इससे जुड़े हुए व्यक्ति शैलेंद्र महतो, देवेंद्र मागी, है ना। क्यों था ये इसलिए था कि साल के जंगलों को टीक के वृक्षों में बदलना, साल के वृक्षों को काटना और उसकी जगह सागवान लगाना, मतलब बिजनेस को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर जिसके बाद में एपिको आंदोलन, ये पश्चिम घाट कन्नड़ के उत्तर क्षेत्र में हुआ था और इससे जुड़े हुए व्यक्ति मिस्टर पांडुरंग हेगड़े थे। ये 1983 में हुआ था, ठीक है। और चिपको आंदोलन से प्रेरित था। एपिको का मतलब यही होता है गले लगाना। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, ठीक है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाना प्रस्तावित था। 30 बड़े बांध, 135 छोटे बांध और 300 बड़े बांध। इससे 2.5 लाख लोग है ना जो प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये विरोध किया गया था। फिर अगला ये था टिहरी बांध, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये भी विरोध के लेकर था, टिहरी बांध ना बनाया जाए। फिर जिसके बाद में साइलेंट वैली, ये केरल के पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में किया था। इससे जुड़े हुए व्यक्ति M.K. प्रसाद, सुक्था कुमारी, डॉक्टर सलीम अली, है ना। कुंथा पूंजी नदी को लेकर ये था। फिर जिसके बाद में अगला है चिपको आंदोलन, ये भी भाई साहब उत्तराखंड में हुआ था, चमोली जिले में शुरुआत की गई थी। इससे जुड़े हुए व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गोरा देवी, है ना। गोरा देवी रैणी क्षेत्र से ताल्लुकात रखती है, रैणी गांव से। फिर जिसके बाद में
अमृता देवी आंदोलन ये हुआ था 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में। और ध्यान रखना इस तरीके का पहला आंदोलन था। माँ अमृता देवी, तीन बेटी आंसू रत्नी भागो, उसके साथ 363 लोग है ना वो मार दिए गए। सबसे हिंसक आंदोलन था ना ये, पर्यावरणीय आंदोलनों में सबसे जो हिंसक आंदोलन था वो विश्नोई आंदोलन था। ठीक है। और विश्नोई लोग हैं वो गुरु जम्बेश्वर जी से प्रेरित हैं। और 20+9 है ना 19 नियम है जिसमें जल संरक्षण, वन्य जीव रक्षा, शाकाहार को बढ़ावा देना, ठीक है, इन सब पर ये लोग काम करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को खेजड़ली गांव में शहीद मेला भरता है। ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण को लेकर एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ये लो साहब, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से मेहनत करें, ठीक है ना। मेरी शुभकामनाएं हैं।